मतलब लाइफ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग हेमंत, राजीव, जितेंद्र, आयशा, कौशल, अवनीश, सौरभ, अनिल, मनोज, सचित, अभिषेक, गोवर्धन, सपना, शशिकांत, विवेक, पारस, अरविंद, नवीन, राज, आशिफ। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आपका रीजनिंग स्पेशल 11 बैच में। ये करियर विल प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग स्पेशल 11 बैच है। तो मोस्ट मोस्ट वेलकम आप लोगों का। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बहुत ही तेजी के साथ कमेंट सेक्शन आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स, ग्रेट ह्यूज रेस्पॉन्स। जो इतना प्यार आप लोग देते हो उसको तहे दिल से शुक्रिया है, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, तो भाई, हाँ जी, गॉड ऑफ रीजनिंग को नमस्कार, थैंक यू सो मच। चलिए, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और जी सर, काफी वेट कर लिया आपकी बैच का हमने, तो वो इंतजार आप लोगों का खत्म हो गया। हालांकि अभी जस्ट एक हफ्ते पहले ही मेरा रीजनिंग स्पेशल 10 बैच आया था, लास्ट वीक आया था, है ना। तो उस बैच के एडमिशन जल्दी क्लोज कर दिए गए थे विद इन 3 डेज। तो यही हाल लग रहा है कुछ इस बैच का। हो सकता है इस बैच के भी एडमिशन आने वाले 3 दिनों में बंद कर दिया जाए। हालांकि अभी एक अच्छी खबर ये है, नवरात्रि स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए अवेलेबल था। जो फीस थी उस इस बैच की 2 घंटे में बढ़ाई नहीं गई। तो अभी भी इस बैच की फीस एकदम मिनिमम टू मिनिमम है, जो हो सकता है आज रात तक इंक्रीज कर दी जाए और 2 दिन में शायद एडमिशन क्लोज हो जाए, 2-3 दिन में। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो देरी ना करें। तो मैं आपको फिर से बता दूं इस बैच के बारे में कि ये जो बैच है ये रीजनिंग स्पेशल का बैच है। रीजनिंग स्पेशल का मतलब स्पेशल। ईच एंड एवरी एग्जाम्स विल कवर इन दिस बैच, चाहे एसएससी से रिलेटेड एग्जाम हो, बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, एचएसएससी का एग्जाम हो, पुलिस का कोई पेपर हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम अगर आप देने जाते हो उसमें रीजनिंग आती है तो वो इस बैच में कवर होगा डेफिनेटली। और 0 to टॉप लेवल का बैच है, बाईलिंगुअल बैच होगा। ठीक है, आप लोगों को इस बैच में प्रैक्टिस सेट्स अलाउ दिए जाएंगे। एक आप लोगों का डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा टेलीग्राम ऐप पर। ये सारी सुविधाएं हैं जो आप लोगों को अवेल की जाएंगी। 2499 इस बैच की फीस है, बट अभी तक ये 799 में कंटिन्यू है बैच। आज पहला दिन है इस बैच का, पहली क्लास है आज। ठीक है जी। तो बाकी 2-3 दिन में एडमिशन क्लोज होने की पूरी संभावना है। जो आपका ग्रेट रेस्पॉन्स है उसके लिए शुक्रिया, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। चलिए, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। विल कवर ऑल द कंप्लीट सिलेबस ऑफ रीजनिंग। कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, हड़बड़ाहट नहीं होगी किसी चीज की, सिलेबस उड़ाया नहीं जाएगा, प्रॉपर कंप्लीट फिनिश किया जाएगा विद ईच एंड एवरी कंसेप्ट, विद ईच एंड एवरी ट्रिक्स। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है रीजनिंग की जिसकी ट्रिक्स आपको यहाँ ना मिले, क्योंकि बहुत सारे मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो आप लोगों को रेस्पॉन्स दे देंगे, आप लोगों को रिप्लाई दे देंगे मेरे बारे में। मैं जो कमिटमेंट करता हूँ वो कमिटमेंट पूरा होता ही है डेफिनेटली, और उससे ज़्यादा ही होता है, कुछ कम नहीं दिया जाता डेफिनेटली। और पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मेरे बारे में बहुत अच्छे से पता है। चलिए, हाँ जी, तो हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से, 0 to टॉप लेवल। अच्छा, आप लोग के बैच में 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं डेमो क्लासेस, आप लोगों ने शायद देखी होंगी। रीजनिंग स्पेशल जो 11 बैच है, आपने 2 डेमो वीडियो देखी होंगी, डायरेक्शन की देखी होगी एक, तो एक देखी होगी क्लॉक की। और जो क्लॉक और डायरेक्शन की वीडियो आप लोगों ने देखी है वो सिर्फ डेमो वीडियो है, वो हटा दी जाएगी एक दिन बाद, क्योंकि वो टॉपिक्स भी मैं लाइव पढ़ाऊंगा सारे टॉपिक्स की तरह। तो हर टॉपिक्स को हम लाइव पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखेंगे। हाँ, अगर आप लोगों की क्लास मिस हो जाती है तो आप उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो इनफाइनाइट टाइम्स, कितनी भी बार देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइव देखना चाहते हो लाइव देखो, नहीं देखना तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। बट जो 2 क्लासेस पड़ी हुई है वो हटा दी जाएंगी, वो लाइव ही पढ़ोगे आप। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो एक सिलेबस वीडियो अपलोडेड है, जो सिलेबस वीडियो अपलोडेड है उस सिलेबस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि वो आपके माइंड में रीजनिंग का जो सिलेबस है उसका कंसेप्ट क्लियर करेगी कि किस एग्जाम के लिए कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, एसएससी का सिलेबस कितना है,
बैंकिंग का सिलेबस कितना है, दोनों ही सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजें उस सिलेबस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको सिलेबस से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, डाउट्स दूर हो जाएं आपके रिगार्डिंग सिलेबस। तो चलिए आज मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा, आज हम एक टॉपिक उठाते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्योंकि वैसे तो YouTube पर आप लोगों को पता है जब भी क्लास होती है, पहली 2 क्लासेस या पहली क्लासेस आप लोगों को फ्री होती है, तो YouTube पर भी हमारे बहुत सारे भाई साहब भाई लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आज क्लासेस ये जो है ये YouTube पर भी चल रही है, आज फ्री क्लास होगी, ठीक है। तो बहुत दिन से आप लोगों ने एक टॉपिक नहीं पढ़ा, जैसे मैंने पिछली बार जब बैच में डेमो क्लास ली थी तो किसी ने डाइस टॉपिक, शायद मैंने डेमो लिया था, डाइस शुरू किया था। उससे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ा था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स पढ़ा था, ब्लड रिलेशन पढ़ा था, मतलब कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सारी चीजें यूट्यूब वाले भी डेमो क्लासेस में कवर करते रहते हैं। तो कह रहे थे सर आज कुछ ऐसा पढ़ाना जो आपने यूट्यूब पर वीडियो डाली ना हो। चलिए, तो इसीलिए हम एक टॉपिक उठा लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने। वैसे तो रीजनिंग के ईच एंड एवरी टॉपिक्स आर इंटरेस्टिंग, हर टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा मजेदार है रीजनिंग के। जब हमें ट्रिक्स मिलती है ना, ये कुछ ज्यादा ही मजेदार टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, कैलेंडर। अच्छा, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि कैलेंडर हम डेली लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में, मतलब इस टॉपिक में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो भी कुछ सीखेंगे, वो वही चीज होगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, है ना। ये हम प्रैक्टिकली फेस करते हैं इस चैप्टर को, इसीलिए शुरुआत आज यहीं से करते हैं, है ना। टॉपिक सारे होंगे, बैंकिंग से रिलेटेड भी सब कुछ, आप लोगों का डाउट ग्रुप भी मिलेगा, बनेगा, नोट्स भी दिए जाएंगे, लेकिन लेकिन कुछ कुछ, है ना, आज या कल की क्लास होने के बाद आप लोगों को, हाँ जी, अच्छा, जो आप लोगों के आज करियर विल पे कमेंट सेक्शन ऑन है, वो मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन है। लेकिन ये जो मल्टीपल कमेंट सेक्शन है ना, ये सिर्फ आज आज के लिए है। कल से आप लोगों के सिंगल कमेंट सेक्शन ऑन होंगे, जिसमें आप एक दूसरे के कमेंट्स नहीं देख पाओगे। ये सुविधा सिर्फ आज के लिए आप लोगों को दी जा रही है। कल से सिंगल कमेंट सेक्शन ऑन होंगे, सिर्फ मैं ही आप लोगों के कमेंट्स देख पाऊंगा, आप मेरे कमेंट्स नहीं देख पाओगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम टॉपिक का, कैलेंडर, और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अमित, ठीक है। हाँ जी, तो अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ, इन अ ईयर, अगर हम एक साल की बात करें, अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में कितने दिन होते हैं? सर एक साल में, अरे ये कोई बात है सर पूछने की, एक साल में 365 दिन होते हैं ना। लेकिन कभी कभी सर 366 दिन भी आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, जब 365 दिन होते हैं, जब 365 दिन होते हैं एक साल में, तो उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? सर उस ईयर को हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष, उस ईयर को हम बोलते हैं साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर, जब एक साल में 365 दिन होते हैं। अच्छा, जब एक साल में 366 दिन होते हैं तो उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? सर उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष। अच्छा, लीप वर्ष को हम हिंदी में अधिवर्ष भी बोल देते हैं, लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी, ठीक है। तो 365 दिन नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर, 366 दिन लीप ईयर, लीप वर्ष। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलता है सर कब कौन सा ईयर लीप ईयर है और कब कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है। थैंक यू सो मच, आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई देखो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई मैं लास्ट में दूंगा, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं कितनी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। तो चैप्टर खत्म, मतलब आज की क्लास के लास्ट में मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा, या तब तक सिर्फ जेन्युइन कमेंट्स के रिप्लाई दिए जाए, ठीक। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। हाँ जी, अब बात ये आती है कि सर हम कैसे पहचानते हैं किसी भी ईयर को देख के कि कब कौन सा वर्ष लीप ईयर होगा और कब कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2012 इज इट लीप ईयर? क्या 2012 एक लीप ईयर है? क्या 2012 एक लीप ईयर है? तो आप सभी बता दोगे यस सर डेफिनेटली 2012 लीप ईयर है। मैंने पूछा क्यों? आपने कहा सर जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना। कहने का मतलब है
अगर 4 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है ना, अगर हमारा शेषफल 0 बचता है 4 से भाग देने पर, तो वो वर्ष लीप ईयर कहलाती है। 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो ईयर लीप ईयर कहलाती है। अगर हम 4 से भाग दें तो क्या 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा? अच्छा, जब हम 4 से भाग देते हैं तो हमें पूरे नंबर में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। पूरे नंबर में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। लास्ट 2 डिजिट, सिर्फ आखिरी की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हुई तो डेफिनेटली नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। क्या 12 में 4 से भाग जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। इट मींस 2012 इज अ लीप ईयर। 2012 एक लीप वर्ष है। बेटा लीप ईयर, लीप वर्ष होने का मतलब पता है क्या है? लीप वर्ष होने का मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि इस साल जो फरवरी होगी वो 28 की जगह 29 होगी, 29। वरना फरवरी हमेशा 28 की होती है। तो लीप ईयर होने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2012 में जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी, 28 की जगह। क्या 1992 एक लीप ईयर है? 1992 इज इट लीप ईयर? देखो मेरे साथ साथ आप लोग क्लास नोट्स बनाते जाना, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, अपने बनाए हुए हैंड रिटन से बेस्ट मटेरियल कुछ नहीं होता। मैं आपको दूसरे के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट्स से रिवीजन करने में लगते हैं 15 मिनट्स। अगर वही नोट्स दूसरे के होंगे तो रिवीजन करने में लगेगा 1 घंटा। समझ रहे हो ना? अपने हैंड रिटन नोट्स से रिवीजन करना बहुत ही easy होता है। तो हमेशा खुद ही अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाओ। तो क्या 1992 एक लीप ईयर है? सर यस, डेफिनेटली 1992 इज अ लीप ईयर। क्यों? क्योंकि सर 92 को 4 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसलिए 92 में जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी, 28 की नहीं थी। 1882 इज इट लीप ईयर? सर 82 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए एक लीप ईयर नहीं है। इट मींस इसमें जो फरवरी थी वो 28 दिन। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या 1804 से डिवाइड होगा? अगर हम 1800 में 4 से भाग दें, अगर हम 1800 में 4 से भाग दें, तो क्या 1800 में 4 से भाग जाएगा? सोच कर देखो, क्या 1800 में 4 से भाग जाएगा? सर 1800 में 4 से भाग डेफिनेटली जाएगा। और अगर 1800 में 4 से भाग जाएगा तो हमारे अकॉर्डिंग ये एक लीप ईयर होनी चाहिए, लीप ईयर होनी चाहिए। लेकिन बेटा हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। देखो ये जो 1800 है ना, ये 18वीं शताब्दी है, ये 18th सेंचुरी है ना, 18वीं शताब्दी। ये एक शताब्दी है, ये एक शताब्दी, शताब्दी समझते हो? सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। और कोई भी शताब्दी वर्ष, कोई भी सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर पता है कब कहलाती है? कोई भी शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष तब कहलाती है जब उसमें 4 से नहीं, पूरा पूरा 400 से भाग जाए। लीप सेंचुरी ईयर तभी होगी जब उसमें 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचे। अगर 400 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, अगर 400 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, तो वो सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर होती है। अब आप सोचोगे सर सेंचुरी ईयर कौन कौन सी होती हैं? देखो जिस ईयर के आगे 2 जीरो दिखे वो सेंचुरी ईयर है। 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1400, ये सभी सेंचुरी ईयर हैं। तो कोई भी सेंचुरी ईयर एक लीप सेंचुरी ईयर तब होती है जब उसमें 4 नहीं 400 से भाग जाए। क्या 1800 में 400 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब 1800 एक लीप ईयर नहीं है, और इसमें जो फरवरी थी वो उन दिन की नहीं, 28 दिन, 28 डेज की फैप थी। ठीक है, 1800 में। देखो ये डाउट हमें पता है किस लिए था? ये डाउट हमें इसलिए था आज तक, इस डाउट के पीछे सिंपल सा रीजन ये था आलोक, है ना, इस डाउट के पीछे सिंपल सा रीजन ये था कि हमने जो सेंचुरी देखी थी ना वो देखी थी 2000।
और 2000 में फरवरी 29 डेज की हमने देखी थी। तो हमने पता है क्या सोचा, इसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला गया, इसीलिए इसमें फरवरी 29 दिन की। लेकिन बेटा इसमें 4 से भाग गया, इसीलिए फरवरी 29 दिन की नहीं है, इसमें पूरा पूरा 400 से भाग गया, इसीलिए इसमें फरवरी 29 दिन की। अगर हमारे सामने 1900 आती तो हमें ये बात उसी दिन पता चल जाती, क्योंकि 1900 में 400 से भाग नहीं जाएगा और 1900 में फरवरी आई थी सिर्फ और सिर्फ 28 दिन, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, है ना, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, हर 4 साल बाद दिन बढ़ता है तो अब वो दिन बढ़ाया क्यों नहीं गया, है ना। हाँ जी, ये क्या कमेंट्स कर रहे हो बेटा, मेघना आप, सोनू, मतलब मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन है, उसके बाद भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियो, अरे रिकॉर्डेड वीडियो कैसे हो सकता है, ऐसा कॉमन सेंस। सबके कमेंट्स के रिप्लाई देंगे लेकिन लास्ट में। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिए, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर। जिसके सामने फरवरी 29 दिन की है वो लीप ईयर है, के सामने फरवरी 28 दिन की है वो नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन पता है क्या, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप सिर्फ ये बता दो कि हर 4 साल में एक दिन बढ़ता क्यों है, हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ाया क्यों जाता है। एक छोटा सा कॉमन सेंस बेसिस पे क्वेश्चन है, क्योंकि कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और यकीन मानो मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कैलेंडर से रिलेटेड जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। अच्छा सर ऐसा भी होता, हाँ जी, सोच कर देखो, हर 4 साल में एक दिन क्यों इंक्रीज किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा सर आपने कि सर एक साल में ना एक्चुअली 365 दिन 6 घंटे होते हैं। तो 365 दिन 6 घंटे होने की वजह से होता क्या है सर, हम 365 दिन कंसीडर करते हैं, 6 घंटे कंसीडर नहीं करते। फिर दूसरी साल जब आई तो उसमें भी 365 दिन 6 घंटे आए, फिर हमने 365 दिन लिए, 6 घंटे नहीं लिए। फिर तीसरी साल आई, उसमें भी 365 दिन 6 घंटे आए, फिर हमने 365 दिन लिए, 6 घंटे नहीं लिए। फिर जब चौथी साल आई तो फिर से 365 दिन 6 घंटे आए, लेकिन अब हुआ क्या, ऊपर के 6 इसके 6 इसके 6, 6 और 6 12 और 6 18 घंटे पहले हम छोड़ चुके थे, और इसके 6 घंटे मिलके पूरे 24 घंटे बना देते हैं। तो 365 और 24 366 दिन, इसीलिए चौथी वर्ष में हमें पूरे 366 दिन लेने पड़े, इसीलिए एक दिन बढ़ गया। ये बात तो सभी को पता थी, हालांकि एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं होते हैं, 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड होते हैं, ये बात तो सभी को पता थी, ठीक है, कि हर 4 साल में एक दिन क्यों बढ़ा, कि 6 घंटे एक्स्ट्रा आ गए तो पूरे 24 घंटे बन गए और एक दिन बढ़ गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन पता है क्या है, देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। 1896, क्या 1896 एक लीप ईयर है? 1896 इज इट लीप ईयर? इज इट लीप ईयर? 1896 इज इट लीप ईयर? सर डेफिनेटली ये एक लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा। अच्छा ये बताओ, इसके ठीक 4 साल बाद कौन सा वर्ष आएगा? इसके ठीक 4 साल बाद कौन सा वर्ष आएगा? सर इसके ठीक 4 साल बाद आएगा 1900। इज इट लीप ईयर? इज इट लीप ईयर? सर नहीं, ये एक लीप ईयर नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा हुआ, 6 घंटे मिलके 24 घंटे बना रहे हैं, तो अब वो जो 4 साल का डिफरेंस है, अब वो जो 4 साल का अंतर है, अब वो 24 घंटे क्यों नहीं बढ़ाए गए? इसमें 366 दिन थे, लेकिन यहाँ पे 365 दिन क्यों? अब वो दिन क्यों नहीं बढ़ाए गए? अब जो दिन घंटे एक्स्ट्रा आ रहे थे, हर साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा आए थे, वो कहाँ गए? अब वो दिन क्यों नहीं बढ़ाया गया? नहीं बढ़ाया गया। हाँ जी, जब हर बार 6 घंटे एक्स्ट्रा आके पूरे 24 घंटे आ रहे थे हर 4 साल में, तो अब वो इन 4 साल में 24 घंटे कहाँ गए? क्योंकि देखो 1897 में, फिर 98 में, फिर 99 में कुछ कुछ घंटे एक्स्ट्रा आए होंगे,
तो वो दिन कहाँ गए, वो दिन बड़ा क्यों नहीं। अब मेरी बात आप ध्यान से समझो कि वो दिन नहीं बड़ा और वो दिन कहाँ। हाँ जी, देखो, एग्जैक्टली एक साल में एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं होते। 5 घंटे किसी ने मुझे बताया, 5 घंटे 48 मिनट समथिंग सेकंड होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड होते हैं, किसी ने कुछ बताया। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक साल में 365 घंटे, 365 दिन, 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड होते हैं एक साल में। दूसरी साल में भी 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड, तीसरी साल में भी 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड, चौथी साल में भी 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, ये बनाते हैं 23 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड, ये पूरे 24 घंटे नहीं बनाते। लेकिन हमने क्या किया कि जब कैलेंडर के पहले 4 साल बीते तो पहली चौथी साल में हमें 23 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए, तो हमने उसको 24 घंटे मान लिया। मतलब 23 घंटे कुछ मिनट हमें एक्स्ट्रा मिले, हमने उसको 24 घंटे मानकर एक दिन इंक्रीज कर दिया, तो इसको 366 बना दिया। लेकिन सच्चाई हम जानते हैं कि एक दिन में कुछ मिनट की कमी है ना। अब हुआ क्या, जब फिर से हम जब 4 साल आगे बढ़े, फिर से सेम सिचुएशन रिपीट हुई, फिर से पूरा एक दिन नहीं बढ़ा, एक दिन में कुछ कमी थी। फिर जब 4 साल बीते तो फिर से पूरा एक दिन नहीं बढ़ा, एक दिन में कुछ कमी थी। तो हुआ क्या कि जब कैलेंडर में पूरे 100 साल बीते और जब कैलेंडर की पहली शताब्दी आई, 100वीं वर्ष, तो वो 100वीं वर्ष में जो हर 4 साल में कुछ कमी आ रही थी, 24 घंटे में जो कुछ कमी आ रही थी, वो पूरे 100 वर्ष में एक दिन की कमी कर देते हैं। इसीलिए 100वीं वर्ष में वो दिन बढ़ाया नहीं गया, और वो दिन बढ़ाया गया सीधा 400 साल बाद। ये सारी चीजें ना, ये अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड करती हैं। हालांकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते, ठीक है, कि क्यों नहीं होता, क्यों होता है ना, प्लीज एक्सप्लेन इन 50 वर्ड्स, हर 4 साल में एक दिन क्यों बढ़ाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं, तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकली ओवरव्यू, एक जनरल आइडिया दिया कि क्यों हर 4 साल में एक दिन बढ़ता है और क्यों 100वीं वर्ष में वो दिन नहीं बढ़ा। तो इसीलिए इस 4 साल में वो दिन नहीं बढ़ा, वो दिन बढ़ा सीधे 400 साल बाद। तो ये सब कुछ ना अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज और बेटा, ये जरूरी नहीं कि हर 4 साल में एक दिन बढ़े, कभी कभी एक दिन, कभी कभी एक दिन एक्स्ट्रा होने में पूरे 8 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि इसके बाद 1904 सीधा लीप ईयर होगी। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हर 4 साल बाद लीप ईयर आती है। कभी कभी दो लीप ईयर के बीच में 8 ईयर्स का भी डिफरेंस होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार दो लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही अंतर हो। कभी कभी दो लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर आता है, कभी कभी दो लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर आता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा सर? कुछ नहीं सीखा हमने, सिर्फ ये सीखा हाउ टू आइडेंटिफाई अ ईयर, इज इट लीप ईयर और नॉट, कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी वर्ष को कि वो लीप ईयर है या नहीं। और इसको पहचानने की मैंने एक बहुत सिंपल सी ट्रिक आपको बता दी। लीप ईयर पहचानने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है, या तो 4 से भाग दो, और शताब्दी है तो 400 से भाग दो। ये लीप ईयर पहचानने की ट्रिक है, ठीक है। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए, विषम छांटिए। ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1900। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। इनमें से एक ऐसा नंबर है जो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, उस नंबर को हमें छांटना है। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर, वेरी गुड, गुड जॉब राहुल, प्रभाकर, सर्वेश, मोनिश, वेरी गुड, सुमित, धर्मेंद्र, सुभाष, वेरी गुड जॉब, वेल डन, ग्रेट एफर्ट। देखो,
अगर हम इन 4 नंबर को ध्यान से देखें तो बेटा नंबर के बेसिस पे ऑड वन आउट नहीं है, ये ईयर के बेसिस पर है। दीज ऑल आर ईयर्स। इस बेसिस पर हम ऑड वन आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 82 इज नॉट अ लीप ईयर, ये एक लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा। सर 1800 इज ऑल्सो नॉट अ लीप ईयर, ये भी एक लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा। शताब्दी में 400 से भाग देते हैं। सर 92 इज अ लीप ईयर, 1900 भी लीप ईयर नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष है, 1992। इसीलिए इन चारों में सबसे अलग ऑप्शन सी है। ये भी नॉर्मल ईयर है, इसमें भी फरवरी 28 दिन की है। ये भी नॉर्मल ईयर है, इसमें भी फरवरी 28 दिन की है। ये भी नॉर्मल ईयर है, इसमें भी फरवरी 28 दिन की है। तो हमने इस चैप्टर में सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर किया है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ईयर वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। कैसे पहचाने कि वो वर्ष एक लीप वर्ष है या नहीं, सिर्फ इतना सीखा है हमने। और ये सीखना बड़ा आसान था। क्या? या तो 4 से भाग दो या फिर 400 से। 400 से भाग कब दोगे? जब वो एक शताब्दी होगी, वरना हमेशा 4 से भाग देकर पहचान करते हैं। ठीक है? और लीप वर्ष होने का मतलब फरवरी 29 दिन। ठीक है? सिर्फ इतना मीनिंग होता है लीप ईयर का। चलिए, ये तो हमने सीख लिया सर, ईयर को देख के पहचानना वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। अब बात करते हैं सर, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं? कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं ये कैसे पता चलेगा? हाँ, कितने वर्ष में? राहुल कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर? बेटा एक ही कमेंट को 100 बार मत करो। मल्टीपल क्लास सेक्शन, मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन है, तो आपको पता है। हाँ जी, तो बार बार कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है जी, बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। वैसे सिर्फ आज ही आप लोगों के लिए मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन है, कल से नहीं जी। नहीं नहीं, कुछ हमेशा यूट्यूब पर। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर? क्या राहुल, क्या इतना परेशान क्यों? रोहित सर, वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट है आशीष, यहाँ से सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो हो सकता है आपके नेटवर्क का थोड़ा सा कोई। ठीक है, हाँ जी। चलिए देखो, अब आप जितेंद्र और सत्येंद्र पूछ रहे हैं बैंकिंग में भी आएगा क्या ये टॉपिक। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी मैंने सिलेबस वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, क्या एसएससी में आएगा, क्या बैंकिंग में आएगा और क्या दोनों में आएगा, ईच एंड एवरी टॉपिक्स। तो अब वो वीडियो जरूर देखें। चलिए, 2000 तो एक लीप ईयर है बेटा, क्योंकि उसमें 400 से भाग जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं कि कितने ईयर में कितने लीप वर्ष आते हैं। कितने ईयर में कितने लीप ईयर आते हैं? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन ईयर्स। कितने वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं, ये कैसे पता चलता है हमें? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब कैलेंडर बना तो सबसे पहले पहली वर्ष आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई जो कि एक लीप ईयर थी, फिर पांचवी आई, फिर छठी आई, फिर सातवीं, फिर आठवीं। सर ये भी एक लीप ईयर थी, फिर नवीं, फिर 10वीं। ऐसे करके हमारे वर्ष बनते चले गए, बनते चले गए। तो ये बताओ, पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आए? सिर्फ एक लीप ईयर आए। पहले 10 साल में कितने लीप ईयर आए? सर 2 लीप ईयर आए। पहले 10 साल में कितने लीप ईयर आए? 2 लीप ईयर आए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 10 साल में तो 3 लीप ईयर भी आ सकते हैं। अरे बिल्कुल आ सकते हैं। कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये सब कुछ डिस्कशन होगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। अब ये कैसे, सर ये कैसे पहचाने कि 10 साल में 2 हैं या 3? क्योंकि 10 साल में तो 3 लीप ईयर भी आते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2005 से लेकर 2015, ये बताओ कितने ईयर्स का डिफरेंस है? कितने ईयर्स का डिफरेंस है? सर 10 ईयर्स का डिफरेंस है। और बताना 2005 से लेकर 2015, सॉरी 2003 से लेकर 2013, 2003 से लेकर 2013 कितने साल का अंतर है? सर 10 ईयर्स का डिफरेंस है। और इन 10 साल में कितने लीप ईयर हैं? क्या अभी भी 2 ही लीप ईयर हैं? सर नहीं, एक तो 2003 तो देखो लीप ईयर है नहीं, तो 3 के बाद आएगा 2004। सर ये एक लीप ईयर है। और लीप ईयर अब हर 4 साल बाद आएगा। लीप ईयर हर 4 साल बाद आएगा।
तो 2004 के बाद 2008 में आएगा, फिर 2012 में आएगा और फिर 2016। लेकिन 2016 इससे बाहर है। तो 3 और 13 के बीच में कितने लीप ईयर हैं? 3 लीप है। तो बेटा 10 साल में 3 लीप ईयर भी होते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहता 2005 से लेकर 2015 कितने साल का डिफरेंस है? सर फिर से 10 साल का डिफरेंस है। अब अगर मैं पूछूं अब कितने लीप ईयर है बीच में, तो 5 तो लीप ईयर है नहीं, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 हो गया बाहर। तो अब कितने लीप ईयर हैं? अब 2 लीप ईयर हैं। सर इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ये है कि अगर आपको पर्टिकुलर ईयर्स गिवन है तो उनके बीच में कितने लीप ईयर हैं वो आपको काउंट करने पड़ेंगे, है ना। अगर आपको पर्टिकुलर ईयर गिवन है, इनके बीच में टोटल कितने लीप ईयर हैं तो ये आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। बट अगर मैं आपसे पूछूं 10 साल में कितने लीप ईयर हैं, तो इसका मतलब ये है कि कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने वर्ष थे। इन फर्स्ट 10 ईयर्स जब कैलेंडर हमारा बना तो पहले 10 साल में कितने लीप ईयर थे? तो पहले 10 साल में सिर्फ 2 ही लीप ईयर थे। पहले 5 साल में सिर्फ एक ही लीप ईयर था। पहले 15 साल में कितने लीप ईयर थे? सिर्फ 3 लीप ईयर आए थे, चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां वर्ष। सर ये डायरेक्ट कैसे निकालोगे? सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, 4 से डिवाइड करो, जितनी बार 4 से भाग जाए उतने ही उसमें लीप वर्ष आएंगे। जितनी बार 4 से भाग जाए उतने ही उसमें लीप ईयर आएंगे। 4 से भाग गया एक बार, 4 से भाग गया 2 बार, 4 से भाग गया 3 बार। जितने टाइम्स 4 से डिवाइड हो उतने ही उसमें लीप ईयर आएंगे। जैसे हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 25 ईयर्स, 25 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे? तो 4 से डिवाइड करो, 4 छिंग 24, 4 6 24, 6 टाइम्स डिवाइड हुआ ना, तो 6 लीप ईयर है। तो ये जो 6 लीप ईयर है ना, ये फर्स्ट 25 ईयर्स के हैं कि जब कैलेंडर के पहले 25 साल बीते थे तो उसमें 6 लीप ईयर आए थे, 6 लीप ईयर आए थे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन अ सेंचुरी? देखो सेकंड क्वेश्चन, इस बैच इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करो। अभी हमने एक ही क्वेश्चन किया है, फाइंड ऑड वन आउट। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, हाउ मेनी लीप ईयर आर इन अ सेंचुरी? एक शताब्दी में, एक शताब्दी में, एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं? एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं? एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं? अब बेटा मुझे एक बात बताओ, एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं? यहां पर ये डिफाइन नहीं किया गया कि कौन सी सेंचुरी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये डिफाइन नहीं है ना। इट मींस हमें फर्स्ट सेंचुरी की बात करनी है कि कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आए थे, कैलेंडर की पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर आए थे। जब हमें डिफाइन ना हो पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर सेंचुरी तो हम उसको फर्स्ट मानते हैं हमेशा। 15 साल का मतलब पहले 15 साल, 100 साल का मतलब पहले 100 साल। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 4 से? कितने टाइम्स डिवाइड होगा? सर 25 बार भाग जाएगा। तो कितने लीप ईयर आने चाहिए? 25 लीप ईयर आने चाहिए। भैया अगर हम 4 से भाग दें तो 25 बार भाग जाएगा, तो 25 लीप ईयर आने चाहिए। बट मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि अगर हम 100 में 4 से भाग देते हैं तो जो 25 हमारे लीप ईयर निकलते हैं ना, पता है कौन से लीप ईयर होते हैं वो? चौथा वर्ष, 8वां वर्ष, 12वां वर्ष, 16वां वर्ष, 20वां वर्ष, डॉट 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 डॉट, 92, 96 और 100। अगर ये आप ये टोटल काउंट करो ना तो आपकी काउंटिंग बैठेगी 25, 1 2 3 4 5 डॉट 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 22 20 23 24 25, ये टोटल 25 है, ये टोटल 25 है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो 100वीं वर्ष है, ये जो 100वीं वर्ष है, ये एक शताब्दी वर्ष है, बट इज इट लीप ईयर? क्या ये एक लीप वर्ष है? शताब्दी वर्ष की पहचान तब है जब इसमें 400 से भाग जाए, इसमें 400 से भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 100वीं वर्ष एक लीप ईयर नहीं है। तो जो लास्ट की 100 ईयर है, जो लास्ट की वर्ष है, 100वीं वो जो वर्ष है, जो पहली शताब्दी है, वो एक लीप ईयर नहीं है क्योंकि उसमें 400 से भाग नहीं जाएगा। इसीलिए एक्चुअल में 25 नहीं, कितने लीप ईयर होंगे? ओनली 24 लीप। ठीक है, तो ईयर्स
लीप ईयर। तो पहली शताब्दी में 100 वर्षों में टोटल 24 ही लीप ईयर आए। अब ये बता दो टोटल 200 वर्षों में कितने लीप ईयर आए, पहले 200 वर्षों में। ठीक है, पहले 200 वर्षों में कितने लीप ईयर आए, पहले 200 वर्षों में, फटाफट से बता दो। कैलेंडर की पहली 200 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर आए। राहुल बिल्कुल आप उसकी टेंशन ना लें। सर अगर हम पहले 200 वर्षों की बात करें तो अगर हम 4 से भाग दें तो सर भाग जाएगा 50 बार, तो हमारे अकॉर्डिंग 50 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि 100वीं वर्ष और 200वीं वर्ष, ये फर्स्ट सेंचुरी, ये सेकंड सेंचुरी, ये दोनों में से कोई भी लीप सेंचुरी नहीं है, इसीलिए -2 होगा और फाइनल आंसर आएगा 48। 300 में कितने, 400 में कितने, पहले 300 वर्षों में कितने लीप ईयर। अगर सर हम पहले 300 वर्षों की बात करें, अगर हम पहले 300 की बात करें 4 से डिवाइड दें तो 4 से डिवाइड होगा 75 टाइम्स। लेकिन 100, 200, 300, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, पहली शताब्दी, दूसरी, तीसरी, कोई भी लीप ईयर नहीं है, इसीलिए -3 करना होगा और आंसर आएगा 70। और इसी तरीके से अगर मैं पूछूं टोटल, अगर मैं पूछूं 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं 400 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर, 400 में, तो 4 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 100 टाइम्स। माइनस कितना करें, कितने ऐसे ईयर हैं जो गलत काउंट हो गए, सर पहली सेंचुरी, दूसरी और तीसरी, क्योंकि अब जो चौथी शताब्दी है वो एक लीप ईयर है, क्योंकि उसमें 400 से भाग जाएगा, तो -3 ही होंगे और आंसर कितना आएगा, 97। तो पहले 400 वर्षों में 97 लीप ईयर आएंगे। गुड, पहले 400 वर्षों में 97 लीप। अब आप एक काम करो, एक टेबल बनाओ फटाफट से, एक टेबल बनाओ, उसमें लिखो 100, 200, 300, 400, है ना, फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी, सेकंड सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी, थर्ड सेंचुरी, तीसरी शताब्दी, फोर्थ सेंचुरी, चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी। बेटा पहले 100 साल में कितने लीप ईयर, फटाफट से इस टेबल को नोट करो। पहले 100 साल में कितने लीप ईयर, 24, पहले 200 साल में 48, पहले 300 साल में 72, पहले 400 साल में 97। प्रूफ, लॉजिक, रीजन यहां पर है। भाई लॉजिक यहां पर है कि ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल बिल्कुल राहुल बढ़ा देंगे, टेंशन नॉट, ऐसा क्यों हुआ, रीजन यहां पर है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी लीप ईयर इन फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, अब आंसर थोड़ा सोच समझ के देना। पहली शताब्दी का मतलब पहले 100 वर्ष, यानी कि ओनली 24। हाउ मेनी लीप ईयर इन सेकंड सेंचुरी, दूसरी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर। तो बेटा जो दूसरी शताब्दी है ना वो 101 से लेकर 200 तक है, तो दूसरी शताब्दी में भी सिर्फ 24 ही लीप ईयर आए बेटा। हाँ, 200 वर्षों में टोटल 48 लीप ईयर हो गए, लेकिन सेकंड सेंचुरी में लीप ईयर 24 ही थे। हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन थर्ड सेंचुरी, तीसरी जो शताब्दी थी वो 201 से लेकर 300 तक थी, थर्ड सेंचुरी, और थर्ड सेंचुरी में भी सिर्फ 24 ही लीप ईयर थे। हाँ, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 300 वर्षों में कितने लीप ईयर थे तो आंसर 72 होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी लीप ईयर इन फोर्थ सेंचुरी, तो जो फोर्थ सेंचुरी है वो 301 से लेके 400 है, और इसमें आए हैं पूरे 25 लीप ईयर। लेकिन 400 वर्षों में कितने लीप ईयर, 97। देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर, 97, लेकिन फोर्थ सेंचुरी में 25। ये है 1 से लेके 100, 101 से लेके 200, 201 से लेके 300, और 301 से लेके 400। ठीक है,
जी, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इस बात का ध्यान रखना। और ऐसा क्यों हुआ, ये वैल्यूज कम क्यों हुई, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाई गई है आपको। ठीक है, 97 कैसे हुआ बेटा? देखो, जब आपसे पूछा जाए कि टोटल 400 वर्षों में कितने लीप ईयर, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर, पहले 400 वर्षों में, तो आप 4 से डिवाइड करोगे। कितने टाइम्स डिवाइड हुआ? 100 टाइम्स। तो आपके अकॉर्डिंग 100 लीप ईयर होने चाहिए, है ना? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि 4 से भाग दो, जितनी बार भाग जाए उतने लीप ईयर। लेकिन कुछ ऐसे ई सेंचुरी हैं जो एक्स्ट्रा काउंट हो गए, जैसे पहली सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और फोर्थ। अगर हम पहली शताब्दी की बात करें 100वीं वर्ष की, तो वो लीप ईयर नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है, क्योंकि इनमें 400 से भाग नहीं जाएगा। बट इसमें 400 से भाग चला गया, ये लीप ईयर है। तो फोर्थ सेंचुरी लीप ईयर है, बट उससे पहले 3 नहीं थी, तो 3 ईयर बेटा माइनस कर दी, इसीलिए आंसर आया था 97। तो 400 वर्षों में कुल 97 लीप ईयर। क्या, ये नोट कर लो टेबल, और आप समझ गए होंगे इस टेबल का कंसेप्ट क्या है। तो हमने इस चैप्टर में दो कंसेप्ट सीखे। पहला कंसेप्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई अ ईयर, इज इट लीप ईयर और नॉट, कैसे पहचाने कि कौन सा वर्ष लीप ईयर है या नहीं। पहला कंसेप्ट तो हमने ये सीखा, लीप ईयर आइडेंटिफाई करना, ये सबसे पहला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट हमने ये सीखा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं और क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। बेटा 25 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो 400वीं वर्ष है बेटा, वो एक लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 400 से भाग जाए। क्या, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, और एक ऐसा, हाँ हाँ फुल स्क्रीन पे बिल्कुल चलेगी। अभी इसलिए नहीं चल पा रही होगी क्योंकि मल्टीपल कमेंट सेक्शन ऑन है, तो स्क्रीन हैंग हो रही है। बट कल से सिंगल कमेंट सेक्शन ऑन होंगे, तो फुल स्क्रीन पे आप आराम से देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ जी, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, और एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर हम एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं उसका आंसर देने में, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आधे से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन सुनते ही गलत आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनना मेरी बात और क्वेश्चन नोट काउंट करो। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट will come, या how many times 29th date will come in 400 year। हिंदी में लिखो बेटा, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन 400 ईयर। 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है? अरुण, मनोज, सोमेंद्र, अच्छा जी बेटा, तुम तो पुराने स्टूडेंट लग रहे हो। हाँ क्यों भाई? हाँ, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश। शैलेंद्र, हाँ, जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर दिया है, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो, जैसा कि मैंने सोचा था, जैसा कि मैंने कहा था कि आंसर गलत देंगे और ऐसा ही हो रहा है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आया है 97। सर 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? सिंपल 97। देखो यही गलती है जो एग्जाम में हमसे होती है, नहीं होनी चाहिए, और इस मिस्टेक की वजह से कम 10-12 क्वेश्चन हम पेपर में गलत करके आते हैं। अभी आपको अपनी गलती का रियलाइज होगा, अपनी मिस्टेक जो की है उसका रियलाइज होगा आपको जब आप अगला क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb, हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb विल कम इन 400 ईयर्स। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में
29 फरवरी कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? हर 29 तारीख 29 फरवरी नहीं होती बेटा। पहले क्वेश्चन में 29 तारीख के बारे में पूछा था, जो हर महीने में आती है, जनवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, अप्रैल में भी आती है। बेटा तुमने जो आंसर दिया ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा डेफिनेटली 97, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 97 नहीं है। यही गलती एग्जाम में अक्सर हमसे होती है, लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और लिया, समझ कुछ और लिया, आंसर कुछ और दे आए। ये गलतियां एग्जाम में ना करें बेटा। हर 29 तारीख 29 फरवरी नहीं होती है, क्योंकि 29th डेट ईच एंड एवरी मंथ में आती है। ठीक है, जनवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी। हाँ, अगर क्वेश्चन होता 29 फरवरी कितनी बार आई 400 वर्षों में, तो डेफिनेटली आंसर 97। क्यों? क्योंकि 400 वर्षों में जितने लीप ईयर आए उतनी ही 29 फरवरी आई। ठीक है, हाँ जी। तो 400 वर्षों में 97 लीप ईयर, यानी कि 97 29 फरवरी है 400 वर्ष। ठीक है, हाँ जी। अब आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं करियर विल ऐप पर, जैसे लाइव क्लास होगी मेरी इस बैच की डेली 6:30 to 8 o'clock। अब जिस बच्चे ने लेट क्लास ज्वाइन की, उसके लिए एक ऑप्शन है कि वो क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो देखे फिर से दोबारा से। अगर आप आधे घंटे बाद लाइव क्लास में आकर कहो सर प्लीज रिपीट, सर प्लीज रिपीट, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? लाइव सेशन है ना, तो इसीलिए आप लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है, आप एक नहीं 100 बार क्लास रिपीट करो अगर आप लेट क्लास ज्वाइन कर पाते हो या क्लास नहीं ले पाते। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? सर इस क्वेश्चन का आंसर हम ही देंगे। कैसे देंगे इस क्वेश्चन का आंसर? देखो, एक साल में कितने महीने होते हैं? सर एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स। और फरवरी को हटा दो तो कितने बचे? 11। और हर महीने में 29 तारीख आती है, तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आने से कोई रोक नहीं सकता। एक साल में 11 बार 29 तारीख आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि फरवरी को हटा दें तो 11 महीने बचे और हर महीने में 29 तारीख आती है, तो एक साल में 11 बार। तो 400 साल में कितनी बार आएगी बेटा? 400 साल में 11 इंटू 400, 11 चौक 44, 4400 बार। तो एक साल में 4400 बार तो 29 तारीख आनी आनी है। अब बेटा इसमें फरवरी और ऐड कर दो। हाँ मयंक, उसके बारे में सोचते हैं। इसमें फरवरी और ऐड कर दो, कितने फरवरी हैं जो 400 साल में 29 तारीख के होंगे? सर 97। तो बस 97 और ऐड कर दो, तो 4497 टाइम्स 4497 बार इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ जी। जो लेट हो गए बेटा वो रिकॉर्डेड क्लास देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4497 बार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 97 बार। थोड़ा सा ना सोच समझ के आंसर देना है हमें। हाँ जी, संदीप जी। वेरी गुड जॉब। बहुत सारे बच्चों के आंसर एकदम परफेक्ट थे। वेल डन, ग्रेट वर्क। तो देखो, इस चैप्टर में दो कंसेप्ट हमने सीखे। पहला कंसेप्ट हमने सीखा लीप ईयर पहचानना। सेकंड कंसेप्ट हमने सीखा टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट करना। ये दो कंसेप्ट हमने सीखे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक थर्ड कंसेप्ट तीसरा कंसेप्ट। और देखना, तीसरा जो कंसेप्ट है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, क्योंकि उस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस चैप्टर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल सॉल्व आफ्टर दिस कंसेप्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मजा आ गया सर? हाँ बेटा, धीरे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहला दिन है इस बैच का। तो हमने दो कंसेप्ट सीखे अभी सिर्फ। पहला कंसेप्ट लीप ईयर को पहचानना, दूसरा कंसेप्ट कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आएंगे, बस। इसके अलावा हमने कुछ नहीं। अब हम चलते हैं थर्ड कंसेप्ट की तरफ, और तीसरा कंसेप्ट है ऑड डेज, विषम दिन। देखो, हालांकि मैं आपको विदाउट ऑड डेज एक कोड बताऊंगा, उससे क्वेश्चन करा दो, मंथ के कोड रट लो, आंसर दे दो। लेकिन बेटा वो जो कोड है ना, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, सिर्फ एक।
और आजकल एग्जाम्स में बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कोड वर्ड के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि उस कोड के बेसिस पे आप आंसर दो। वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना पाएगा और हमें बनाने हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इससे। ठीक है, वो कोड रटने से, मंथ का कोड मैं बता दूंगा, उससे सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन बना पाओगे, सिर्फ एक, उसके अलावा कोई सॉल्व नहीं होगा आपसे। सिर्फ एक टाइप का पैटर्न है जो कोड से सॉल्व होता है कि इस तारीख को कौन सा दिन था, बस। उसके अलावा बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप धीरे धीरे देखना मैं कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विद कंसेप्चुअल सॉल्व होंगे, और डायरेक्ट, ऐसा नहीं टाइम वेस्टिंग अप्रोच, नथिंग, सेकंड्स में सॉल्व करोगे आप, सेकंड्स में। सुन तो ली भाई मयंक मैंने, कितनी बार कमेंट करोगे भाई? हाँ जी, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑड डेज को विषम दिन। हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम दिन। पहले तो लिखो ये होते क्या है, जल्दी से लिखो फटाफट से। सात के शेषफल को, सात के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। सात के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। सात के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, मतलब 7 से भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, 7 से भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डेज कहलाएगा। द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, है ना। 7 से भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा वही ऑड डेज कहलाएगा। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड। अब आप सोच रहे होंगे सर कैलेंडर में ये 7 का ही कंसेप्ट क्यों यूज करते हैं, 8 का कंसेप्ट क्यों नहीं यूज करते, 9 का कंसेप्ट क्यों नहीं यूज करते, 10 का कंसेप्ट क्यों नहीं यूज करते? देखो, कैलेंडर का सबसे पहला दिन आपको पता है क्या था? जब कैलेंडर हमारा बनाया गया, जो पहली तारीख थी हमारी, पहली तारीख, जो कैलेंडर का फर्स्ट डे था, दैट वाज, याद है किसी को? सर हम थोड़ी थे उस टाइम। दैट वाज मंडे। द फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर वाज मंडे। सबसे पहला दिन कैलेंडर का मंडे था। मंडे से हमारे दिन की शुरुआत, हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई है, पता आपको? फर्स्ट डे वाज मंडे। सेकेंड डे वॉज ट्यूसडे। कैलेंडर का सबसे, मतलब कैलेंडर का जो सेकेंड डे था वो ट्यूसडे था, मंगलवार था। थर्ड डे वॉज वेडनेसडे एंड फोर्थ वॉज थर्सडे, गुरुवार, एंड नेक्स्ट वॉज फ्राइडे, सिक्स्थ वॉज सैटरडे, एंड सेवेंथ वॉज संडे, एंड एट्थ अगेन मंडे, नाइन्थ अगेन ट्यूसडे, टेंथ अगेन वेडनेसडे, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है कि कैलेंडर के पहले जो 7 दिन थे वही 7 दिन फिर से रिपीट होने लगे, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसीलिए कैलेंडर में 7 की साइकिल बन गई, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑड डेज। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। यही फिर ऑड डेज में कन्वर्ट हो गए, इन्हीं को हम ऑड डेज बोलने लगे, क्योंकि हर 7 दिन बाद वो सारे दिन एज इट इज रिपीट होने लग गए। ठीक है, इसीलिए हम रिमाइंडर ऑफ 7 को ऑड डेज बोलते हैं। अच्छा, अगर हम रिमाइंडर ऑफ 7 की बात कर रहे हैं तो 7 का शेषफल कभी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑड डेज क्या क्या हो सकते हैं? ऑड डेज क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये रिमाइंडर ऑफ 7 है, इसीलिए ऑड डेज 0 हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो सकता है। और ऑड डेज कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर कभी पॉइंट में नहीं आता। तो ऑड डेज क्या क्या हो सकते हैं? 7 के रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दीज ऑल आर ऑड डेज। बस यही हमारे ऑड डेज होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हाँ जी। सर यहाँ पर तो 7 है, इसीलिए 7 को हम 0 के इक्विवेलेंट रख देते हैं। तो 0 इज इक्वल टू संडे। तो दीज ऑल आर ऑड डेज। ठीक है, कैलेंडर के जो पहले दिन मंडे था, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा छठा, सातवां, सातवां मतलब 0। दीज ऑल आर ऑड डेज। अब इन ऑड डेज की हेल्प से होगा क्या? देखो, इन ऑड डेज की हेल्प से ना ये पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। मैं आपको हर टाइप के, हर वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सर ऐसे भी क्वेश्चन बनते थे कैलेंडर में, इतने टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे। चलिए,
तो सबसे पहले तो मैं एक तरफ लिखता हूं टोटल डेज, दिनों की कुल संख्या, और एक तरफ हम लिखते हैं ऑड डेज। ठीक है, मैं एक तरफ लिखूंगा दिनों की कुल संख्या, दूसरी तरफ तुम ऑड डेज मुझे बताना। ऑड डेज बताना बड़ा आसान है। द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। भाई 7 से भाग करते जाना, विषम दिन निकालते जाना। बताओ 15 दिन में, 15 दिन छोड़ो, पहले तुम बताओ 10 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 10 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे सर? 7 एकम 7, कितना बचा? 3, तो सर 3 ऑड डेज बनेंगे। 15 में कितने बनेंगे सर? 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। फटाफट बोलो। 28 में, वेरी गुड, 0। 29 में 1, 30 में 2, 31 में 3, और 365 में, अब रुक जाओ सर 7 से भाग देने दो, थोड़ी सांस लेने दो, तभी तो बताएंगे। अरे भाग दो, चलो 7 से भाग दो 365 में। सर जब हम 365 को 7 से भाग देंगे, है ना, जब हम 365 को 7 से भाग देंगे, 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, बचा 1, तो 1 बचेगा सर। और जब 366 को 7 से भाग दोगे तो 2 बचेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 50 वीक्स में कितने ऑड डेज? वीक्स, अरे एक एग्जाम में तो ये भी पूछ लिया, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 30 डेज। 30 दिनों में कुल कितने विषम दिन होते हैं, यही क्वेश्चन आ गया। दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ डाला एक एग्जाम में। हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 30 डेज, 30 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? तो 30 में कितने? 2, 7 चौक 28, कितने बचे? 2। हाँ जी, 50 वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे? सर जो वीक होते हैं ना, वीक, वो हमेशा 7 का मल्टीपल होता है। सर वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होता है। अगर हम 50 वीक्स की बात करें तो वीक का मतलब है 50 इंटू 7 डेज, यानी कि 350 दिन। और 350 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा बचेगा 0। अरे ये टॉप नहीं, रिमाइंडर हमेशा बचेगा 0, क्योंकि वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होगा। जब भी आप 7 से भाग दोगे रिमाइंडर बचेगा 0। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ये तो है डेज, नॉर्मल डेज। बेटा ये है मंथ, ये मंथ है, जैसे 28, 29, 30, 31, ये सारे मंथ, दीज ऑल आर मंथ्स। अगर 28 तारीख का महीना है, ऑड डेज 0, 29 तारीख के महीने में 1, 30 तारीख के महीने में 2, 31 में 3। रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटना वटना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रटना। 7 का रिमाइंडर है, ऑड डेज। अच्छा ये है इन अ नॉर्मल ईयर, एक साधारण वर्ष में कितने ऑड डेज? 1। इन अ लीप ईयर, एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज? 2। पीक, पीक में कितने ऑड डेज? 0। रटने की कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी कहीं भी, क्या रटने का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 से भाग देते जाओ, रिमाइंडर पता करते जाओ। ये मंथ्स के ऑड डेज हो गए, ये साधारण वर्ष का ऑड डेज, ये लीप वर्ष के ऑड डे, ये वीक के ऑड डेज। अब सबसे पहले 7 आंसर कभी नहीं दे सकते, ऑड डेज 7 हो ही नहीं सकता। मतलब रिमाइंडर ऑफ 7 कभी 7 हो सकता है? नहीं हो सकता, हमेशा 7 से कम होगा। 7 अगर बचता है रिमाइंडर, इट मींस 0, 0 है भाई, वो 0 जी। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, पहले मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली मीनिंग समझाऊंगा ऑड डेज का। ठीक है, सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिकली मीनिंग समझते हैं, क्योंकि कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, है ना। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल डेली लाइफ में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल मीनिंग समझाऊंगा, व्हाट इज ऑड डेज, ऑड डेज होते क्या है ना। तो सबसे पहले हम बिल्कुल प्रैक्टिकली मीनिंग समझते हैं। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑड डेज। चलिए, तो YouTube पर भी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं लाइव, थोड़ा सा उनका धन्यवाद देते हैं हम। दिखाना कमेंट्स में YouTube पर जो बच्चे हैं, काफी बच्चे लाइव हैं YouTube पर भी। ओह, इंद्रजीत, पूजा, श्यामा, राहुल जोशी, भरत, शुभेंद्र, हरेंद्र, मोहम्मद शाहिद, रोशन, अभी, कुटिया, दिनेश हरी, देवेश हिरवानी, नाम भी काफी भारी भारी है, अमर कुमार,
Anuj, thank you so much, all of you. Thanks a lot for watching me live on YouTube. है ना? किसी ने बोला था सर कुछ कुछ ऐसा पढ़ा दो, हाँ इसलिए ऐसा पढ़ा दिया कैलेंडर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्ञान ले लो, प्रैक्टिकल नॉलेज। शुभम, दिनेश, अजीत, आशीष, अमित, सुरेश, चंदन, राजा, अमोल, इंद्रजीत, अरुण, आरजे, कुलदीप, राजा, देवेंद्र, अनुज, राहुल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट जी। बहुत सारे यहाँ भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं। हाँ जी, चलिए तो थैंक यू, थैंक्स अलॉट। आते हैं वापस लौट के। तो बात हो रही थी कि सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ ऑड डेज। प्रैक्टिकल मीनिंग समझते हैं, ठीक है, और विद क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ समझते हैं, ठीक है। इफ टुडे इज इफ टुडे इज वेडनेसडे, यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है, इफ टुडे इज वेडनेसडे। सर आपका फेस रोहित शर्मा से खूब मिलता है, आपको रोहित शर्मा कहते हैं, यू आर ग्रेट। यदि थैंक यू सो मच सत्येंद्र, प्रवीण, त्रिलोकी, रविंदर, पंकज, हाँ जी। इफ टुडे इज वेडनेसडे, यदि आज बुधवार है, then what will be, then what will be after, then what will be after 23 days। तो 23 दिन बाद क्या होगा? यदि आज बुधवार है तो 23 दिन बाद क्या होगा? यदि आज बुधवार है तो 23 दिन बाद क्या होगा? अब देखो ऑड डेज की हेल्प से होगा क्या? जितने भी दिन का अंतर दिया गया है, जितने भी दिनों का अंतर दिया गया है उसमें ऑड डेज पता कर लो। जितने भी दिन का अंतर दिया गया है उसमें ऑड डेज पता कर लो। तो सर 23 को अगर हम 7 से भाग दें, 7 या 21, कितना बचा? 2। इट मींस भाई 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचा? 2। इसका मतलब 2 ऑड डे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ इन केस अगर हम कैलेंडर में आगे जाते हैं, अगर हम कैलेंडर में आगे जाते हैं तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर दो। एंड इफ इन केस अगर कैलेंडर में हम पीछे जाते हैं तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर दो। अगर हम कैलेंडर में आगे जाते हैं तो निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर दो। एंड इफ इन केस अगर हम कैलेंडर में पीछे जाते हैं तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर दो। आज बुधवार है, 23 दिन बाद क्या होगा? हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, 23 में कितने ऑड डेज बने? 2 ऑड डेज बने। तो वेडनेसडे प्लस 2 कर दो, आंसर कितना आ गया? फ्राइडे, शुक्रवार, बिल्कुल फ्राइडे। इफ टुडे इज वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 36 डेज? आफ्टर 36 डेज 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। 7 पंजे 35, कितना रिमाइंडर? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, पीछे आगे, तो वेडनेसडे प्लस 1 थर्सडे, गुरुवार आ गया। बुधवार प्लस 1 गुरुवार, ठीक है। इफ टुडे इज वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी बिफोर 50 डेज। यदि आज बुधवार है तो 50 दिन पहले क्या था? यदि आज बुधवार है तो 50 दिन पहले क्या था? सर 7 से भाग दो, 7 7 49, कितना बचा? 1। रिमाइंडर कितना बचा? 1, यानी कि 1 और डे। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, पीछे। सर पीछे तो -1 कर दो, और वेडनेसडे -1 ट्यूसडे, बुधवार -1 मंगलवार, तो आंसर आ गया ट्यूसडे। तो कुछ नहीं करना, सिंपल प्लस माइनस करना है। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस, और ऑड डेज निकालने में लगेंगे 2 सेकंड। रिमाइंडर ऑफ 7 2 सेकंड का खेल है। 7 या 21, 2 बचे। 7 पंजे 35, 1 बचा। 7 49, 1 बचा, ठीक है। इफ टुडे इज वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 60 वीक्स। यदि आज बुधवार है तो 60 हफ्ते बाद क्या होगा? सर 60 वीक्स, वीक का मतलब ऑड डेज 0, तो वेडनेसडे प्लस 0 वेडनेसडे ही होगा। वेडनेसडे प्लस 0 वेडनेसडे ही होगा। अब देखो, अब लैंग्वेज में कहां कंफ्यूजन होता है, लैंग्वेज में कहां कंफ्यूजन होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बहुत बच्चे हैं जो कैलेंडर की लैंग्वेज में फंस जाते हैं और जो परेशान होते हैं बहुत। मैं आपको बताता हूं लैंग्वेज में कहां दिक्कत आती है, ठीक है। पूरे लैंग्वेज का क्वेश्चन लिखते हैं। यदि आज
यदि आज, हिंदी में भी लिखेंगे इंग्लिश में भी, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है, तब तब पहला क्वेश्चन, आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तब आज से 15वां दिन कौन सा होगा। आज से 15वां दिन कौन सा होगा। दीज आर टू लैंग्वेजेस जिसमें हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सर ये लैंग्वेजेस हमें आज तक समझ नहीं आई, इनका मीनिंग क्या है। इंग्लिश में भी लिखते हैं, इनको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो, इफ टुडे इज संडे, देन व्हाट विल बी, if today is Sunday, then what will be या then what was। ठीक है, पहला क्वेश्चन, then what will be after 15 days। ये तो है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, if today is Sunday, if today is Sunday, then what will be 15th day। These are two languages जिसमें हम हमेशा फंसते हैं। ये दो लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम हमेशा फंसते हैं। तो अब मैं आप लोगों का डाउट ना दूर करने जा रहा हूं, और आप आज के बाद कभी इन लैंग्वेजेस में नहीं फंसोगे। ठीक है, हाँ जी। यदि आज रविवार है तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज रविवार है तब आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी बेटा। ऑड डेज निकालो, आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। 15 दिन में कितने ऑड डेज बने, एक। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, +1, रविवार +1 सोमवार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया मंडे। Wait, if today is Sunday, then what will be after 15 days। ठीक है, तो 15 डेज में कितने ऑड डेज बने, 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, +1, संडे +1 मंडे। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आज से 15वां दिन, देन व्हाट विल बी 15th डे। 15वां दिन कौन सा है। तो बेटा 15वें दिन का मतलब होता है आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज। 15वें दिन का मतलब होता है 14 दिन बाद वाला दिन, 14 दिन बाद वाला दिन। 15वां दिन, आज से 15वां दिन का मतलब होता है, इसका मीनिंग ये होता है आज के 14 दिन बाद वाला दिन। आज के 14 दिन बाद क्या आएगा, वो होगा आज से 15वां दिन। तो 14 दिन में कितने ऑड डेज, 0, और संडे +0 संडे ही आंसर रहेगा। व्हाट विल बी 15th डे। 15th डे मतलब 14 दिन बाद। 14 दिन में कितने ऑड डेज, 0, और संडे +0 संडे ही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। हाँ जी, तो आगे से इस लैंग्वेज का ध्यान रखना। अक्सर हम इस लैंग्वेज में पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस लैंग्वेज, हालांकि बहुत सिंपल थी, बहुत इजी थी। ठीक है, तो व्हाट विल बी 15th डे का मतलब ये होता है, व्हाट विल बी 15th डे, आज से 15वां दिन का मतलब होता है आज के 14 दिन बाद। तो ऑड डेज जो निकलेंगे वो 14 के निकलेंगे, ना कि 15 के। ठीक है, चलिए भाई, तो अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाहूंगा, जो भी डायरेक्टली हम इसी लैंग्वेज से सॉल्व कर देंगे 30 सेकंड के अंदर। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर हमेशा गलत देते हैं हम, हमेशा। इफ, इस क्वेश्चन का आंसर हम हमेशा गलत देते हैं। इफ 2 days बिफोर yesterday was, if 2 days before yesterday, if 2 days before yesterday, if 2 days before yesterday was Sunday, then what will be 4 days आफ्टर टुमारो। इस क्वेश्चन का आंसर हम हमेशा गलत देते हैं, बट आज के बाद कभी नहीं दोगे।
और 2 सेकंड में आंसर दोगे, 2 सेकंड में। हिंदी में लिखो, यदि यदि बीते हुए कल से यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमेशा गलत देते हैं, है ना, कंफ्यूज होते हैं। आंसर आ भी जाता है तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। बट आज के बाद ना तो आप कंफ्यूज होगे ना आप पजल होगे, 2 सेकंड में आंसर दोगे, वो भी परफेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना, करना क्या है हमें। देखो 2 दिन तो ये है, एक यस्टरडे का दिन है। ऐसी सिचुएशन में टुडे का दिन कभी काउंट नहीं करते। एक 4 दिन ये है बेटा, एक टुमारो का दिन है। टोटल कितने दिन है, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। टोटल कितने दिन है, 8। और 8 दिन में कितने ऑड डेज, सीधा सीधा ऑड डेज। 7 से भाग दो, रिमाइंडर निकालो, 7 एकम 7, कितना बचा, 1। अब ये बताओ कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे। सर कैलेंडर में हम जा रहे हैं आगे, क्योंकि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। आगे जा रहे हैं आगे, तो संडे +1 मंडे, आगे जाने पर हमेशा प्लस होता है। बेटा बीते हुए कल से 2 दिन पहले, बीता हुआ कल, आने वाला कल, 4 दिन बाद, टोटल कितने दिन हो गए, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। 8 दिन में कितने ऑड डेज, 1, क्योंकि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं इसलिए +1, रविवार +1 सोमवार। बिना आपको सोचे समझे। अब आप सोच रहे होंगे सर गलत आंसर दे दिया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो गलत है, गलत पढ़ा रहे हो सर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा आपको फील हो रहा होगा सर कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है। चलो प्रूफ करते हैं इसको, एक क्वेश्चन प्रूफ कर देते हैं ताकि लैंग्वेज कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन है, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, मतलब जैसे सपोज यस्टरडे टुडे मत लो, तारीख लो, तारीख बेटा। माना कि आज का दिन है, आज 15 तारीख है, सपोज माना कि आज 15 तारीख है, तो हमसे किस तारीख की बात की जा रही है। यदि 2 days बिफोर यस्टरडे, अगर आज 15 तारीख है तो यस्टरडे होगी 14 तारीख, और इससे 2 दिन पहले कौन सी तारीख होगी सर, 12 तारीख। तो यदि 2 days बिफोर यस्टरडे, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या था बेटा, रविवार, तो आने वाले कल यानी कि 16 तारीख के 4 दिन बाद यानी कि 20 तारीख को क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। तारीख लेकर मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि अगर किसी महीने 12 तारीख को रविवार है तो उसी महीने 20 तारीख को क्या होगा। तो कुछ नहीं करना होता, डेट का डिफरेंस निकालो। कितने डेट का डिफरेंस है सर, 8 दिन का अंतर है, और 8 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे, 1। तो संडे +1 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो मंडे आंसर आ गया, और मंडे ही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। ये बेटा डायरेक्ट बता सकते हैं, ये प्रैक्टिकल यूज है। जैसे हमें कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि इस महीने 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसी नीड हमें पड़ जाती है ना। जैसे आज 9 अक्टूबर है, और आज 9 अक्टूबर का कौन सा दिन है बेटा, 9 अक्टूबर का आज वेडनेसडे है ना। हाँ 9 अक्टूबर का वेडनेसडे। अब आपको जरूरत पड़ गई, दीपावली आ रही है, सर दीपावली कौन सी तारीख को है, सर 27 अक्टूबर की दीपावली है, तो उस दिन क्या होगा, क्या होगा उस दिन बताओ। तो बेटा कुछ नहीं करना, 9 27 कितना डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, रिमाइंडर ऑफ 7 निकाल दो। 18 को 7 से भाग दो, कितना रिमाइंडर बचा सर, 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर बचा। तो आज के दिन में 4 ऐड कर दो, कि कैलेंडर में आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो तो माइनस कर दो। आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे, वेडनेसडे +4 संडे। तो बस आज अगर 9 तारीख का वेडनेसडे है तो 27 तारीख का संडे है, और दीपावली संडे की, है ना। जैसे किसी महीने मान लो 2 तारीख का संडे है, किसी महीने 2 तारीख का संडे है, उसी महीने
31 तारीख को क्या होगा? तो बेटा 2 और 31 कितना अंतर? 29। 29 का मतलब 7 चौक 28, कितना बचा? 1। तो +1 कर दो, संडे +1 मंडे होगा, है ना। अगर किसी महीने 2 तारीख को संडे है तो उसी महीने 31 को कौन सा दिन है? 2 और 31 कितना डिफरेंस? 29। 29 में कितने ऑड डेज? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो, संडे +1 मंडे। तो सीधा सा कंसेप्ट है, आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। ये मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा यूज बता रहा हूं। जो प्रैक्टिकल मीनिंग होता है ना, वो आपको बता रहा हूं बेटा, प्रैक्टिकल मीनिंग। कैलेंडर की जो डेट होती है, जो ऑड डेज होता है, उसका प्रैक्टिकली यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी महीने हम किसी भी डेट से किसी भी डेट पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। किसी भी महीने में हम किसी भी डेट से किसी भी डेट पर, इवन आज तो हम सिर्फ एक ही महीने के अंदर जंप कर रहे हैं बेटा, कल हम महीने भी जंप करेंगे, साल भी जंप करेंगे, और आप 2 सेकंड में बता दोगे साल को भी डिफरेंस मान के, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी महीने मान लो 23 तारीख को मंडे था, तो उसी महीने 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो बेटा कितने दिनों का अंतर है सर? 22 दिनों का अंतर है। 22 दिन में कितने ऑड डेज बने? 7 या 21, कितना बचा? 1। अब ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर हम जा रहे हैं पीछे। तो पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज को माइनस, तो मंडे -1 संडे होगा, मंडे -1 संडे होगा, ठीक है बेटा। कल की जगह अगर परसों होगा तो 2 काउंट होंगे, सिंपल। अरे सिंपल सी बात है ना। हरीश सैन, कल की जगह परसों होगा तो 2 काउंट होंगे। चलो अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं। जितने दिन है उतने लिख लो, ऑड डेज निकाल लो, माइनस प्लस कर दो, बस टुडे काउंट मत करना, बस टुडे काउंट मत करना। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर दोगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। चलिए, इफ 10 days before yesterday was Tuesday, हिंदी में लिखो बेटा, यदि यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले मंगलवार था, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले मंगलवार था, यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले मंगलवार था, then what will be then what will be then what will be 11 days after tomorrow, then what will be 11 days after tomorrow। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले मंगलवार था, तब आने वाले कल के 11 दिन बाद क्या होगा? तब आने वाले कल के 11 दिन बाद क्या होगा? ये वो क्वेश्चंस हैं जो हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन आंसर गलत देते हैं। बट अब आपको ना तो प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करने की जरूरत है और ना ही आपका गलत आंसर आएगा। कुछ ही सेकंड्स में आप आंसर दे सकते हो, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। हाँ जी, टोटल काउंट करो फटाफट बेटा। 10 तो ये हो गए, 1 यस्टरडे हो गया, 11 ये हो गए, 1 टुमारो हो गया बेटा। तो 10 और 11 21 बेटा। अभी तो शुरुआत है शेखर, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो शुरुआत किया हमने, पहले दिन ही थोड़ी सारे चैप्टर्स और सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बेस था कैलेंडर टॉपिक का, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 10 और 11 21 और 1 22 और 1 23। 23 में कितने ऑड डेज बने? 2। अब ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पर ट्यूसडे +2, वेडनेसडे थर्सडे, और आंसर आ गया थर्सडे, ठीक है। हाँ जी, तो आज हमने इस चैप्टर में कुछ नहीं सीखा, सिर्फ इतना सीखा कि कैसे हम पहचान करते हैं कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा नहीं। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, सेकंड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट हमने क्या सीखा? हाँ सर्वेश, बिल्कुल। थर्ड कंसेप्ट में हमने क्या सीखा? ऑड डेज क्या होते हैं, व्हाट इज ऑड डेज, और इन ऑड डेज की हेल्प से पहले क्वेश्चन को कैसे बनाना है। पहले तो मैंने आपको ये जो 2-4 क्वेश्चन कराए, ये वो क्वेश्चन थे जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं।
अभी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होने बाकी हैं जो शायद आपने पहले कभी देखे नहीं होंगे, बट एग्जाम में आते हैं वो। और सारे क्वेश्चंस को, है ना, अब देखो हमें कुछ नया नहीं सीखना, जो कंसेप्ट हमने सीखा है ना, इसी कंसेप्ट से हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक हम लोग रखते हैं। कौन सी बुक से पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, ये सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मार्केट में निकलते हो बैंकिंग के लिए रीजनिंग की बुक खोजने, एसएससी के लिए रीजनिंग की बुक खोजने, तो आपको बेटा मार्केट में ढूंढना बेकार है। आपकी जो सर्च होगी, आपकी जो मेहनत होगी, वो बेकार जाएगी। रीजन बिहाइंड इट कि अगर आप 10 बुक रीजनिंग की ले आओ मार्केट से, मैं चैलेंज कर सकता हूं आप लोगों को कि आपको 10 बुक में भी उतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी मेरे इस बैच में मिलेगी। तो देयर इज नो नीड टू बाई एनी बुक, है ना, फ्रॉम मार्केट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बुक को खरीदना चाहते हो तो सारी बुक आपके लिए बेकार है, क्योंकि इस बैच में आपको पता नहीं कितनी सारी बुक्स की नॉलेज मिल जाएगी। किसी एक बुक की नॉलेज से काम नहीं चलेगा हमारा, पहली चीज। तो नॉलेज के लिए हमें बुक की जरूरत नहीं है, हमें बुक की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि स्पीड इंप्रूव तभी होगी जब प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो हमें बुक की जरूरत है ओनली फॉर, है ना, क्वेश्चंस। और देखो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी दूंगा प्रैक्टिस सेट में। सेकंड थिंग, जो प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट मटेरियल होता है वो होता है लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम के पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगा लेते हो, और ये गारंटी है जब आप पेपर देने जाओगे आपको हर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपकी नजरों के सामने कि सर ये तो क्वेश्चन अभी किया था हमने, ये तो सर अभी किया था क्वेश्चन। सबसे बेस्ट मटेरियल होता है प्रैक्टिस के लिए लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आज के बाद मुझसे मत पूछना कौन सी बुक कौन सी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। क्वेश्चन चाहिए तुम्हें, और क्वेश्चन के लिए बेस्ट मटेरियल है लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन। हालांकि वो भी मैंने अपनी नोट्स पीडीएफ में अपडेट किए हुए हैं, वो भी वहां पर आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, आज की क्लास यूट्यूब पर फ्री थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहला दिन था। तो काफी अच्छा रेस्पॉन्स है इस बैच में। आप लोगों को पता थी जो लास्ट बैच था वो 2 दिन में एडमिशन क्लोज हो गए थे, तो हो सकता है इस बैच के भी 2 दिन में एडमिशन क्लोज हो जाए अगले 2 दिनों में बस। लेकिन अच्छी बात ये रही इस बैच वाले रीजनिंग स्पेशल 11 के लिए कि बच्चों को अभी तक ऑफर मिला है, अभी तक वो सबसे मिनिमम फीस में एडमिशन ले रहे हैं, है ना। रीजन नवरात्रि, दुर्गा पूजा, जिसकी वजह से ये ऑफर अभी तक कंटिन्यू है आप लोगों के लिए। लेकिन एडमिशन जल्दी क्लोज हो जाएंगे, तो जो भी एडमिशन, इफ यू आर इंटरेस्टेड, है ना, अगर आप इंटरेस्टेड हो, पढ़ना चाहते हो, देन ठीक है। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच गाइज। अमन, प्रवीण, शैलेंद्र, अविनाश, मुन्ना, गुरुदेव आपके जैसा कोई नहीं है, सुपर सर, लव यू, वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। हरवेश, ईशा, आशीष, अंकित, थैंक यू सो मच। अक्षय, धीरज, थैंक्स अलॉट। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में, सेम टाइम। हाँ जी, रोहित शर्मा की 2 कॉपी लगते हो सर? नहीं नहीं, बस रोहित शर्मा कुछ नहीं है बेटा हम। चलिए, तो थैंक्स अलॉट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा एंड लव यू ऑल, बाय।